नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारे जसविंदर सिंह सोढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इंडियन आर्मी के भारतीय फौज के। जीएस सोढ़ी साहब, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, हम लोग जब से पहलगाम हुआ है उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उलझते जा रहे हैं। डिप्लोमेटिकली, एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेशंस को लेके, रुपए के डाउन होने के लेके, अमेरिका के टैरिफ को 50% के लेके, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल से कहीं खींचतान थोड़ी बहुत चली रही है। ऐसे में अब बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको एनसीपी कह सकते हैं, कि दक्षिणी मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने ढाका में एक रैली में भारत को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया है। भड़काऊ भी कह सकते हैं, और एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उस बयान को भारत को लेना चाहिए। उनकी नजर से उधर से भड़काऊ हो सकता है, लेकिन भारत बहुत गंभीरता से ले इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम अपनी 7 बहनों को वापस ले लेंगे, अलग अलग कर देंगे। इनका जो इशारा है वो सीधे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत के जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हिस्से हैं, राज्य हैं, उन पर है। अरुणाचल और मेघालय, इस टाइप से जो जो सीमाएं जुड़ रही हैं, मतलब इनकी नजर वहां है। अब नेक्स्ट 1-2 महीने में बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में निर्वासन का जीवन अपना जी रही हैं, जान बचाए पड़ी हैं। बांग्लादेश में स्थायी सरकार नहीं है, इलेक्शन सिर पे हैं। सबको जोड़ जाड़ के भारत कहाँ खड़ा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फौज की नौकरी के दौरान जो सीमाएं हैं भारत की, उनको न केवल देखा है, आपने उनके एक एक कोने को जिया है जिंदगी में। प्लीज। संजीव जी, दुनिया में इजराइल के बाद अगर दूसरा कोई मुल्क है जो सबसे कठिन जियोपॉलिटिकल लोकेशन में स्थित है, वो भारत है। इजराइल के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत की कंडीशन उस लिहाजे में नंबर 2 पे है। वो इसलिए कि पिछले साल 5 अगस्त 2024 तक भारत के पश्चिम और उत्तर और पूर्व के थोड़े हिस्से में दो हमारे दुश्मन देश थे, चीन और पाकिस्तान। और इनसे हमारे कई बार 1-to-1 सैनिक युद्ध भी हुए। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश सीधे तौर पे भारत विरोधी होता जा रहा है। चाहे इस वक्त उनका इंटरम एडवाइजर हो या कोई भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि जो अवामी लीग थी जो पिछले साल तक सत्ता में थी, उसको तो उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। और जैसे आपने सही कहा कि फरवरी में चुनाव होने हैं बांग्लादेश में, जिसमें अवामी लीग तो हिस्सा ले नहीं सकती क्योंकि वो अवैध करार कर दी गई है। और जो भी जीतेगी पार्टी, चाहे बीएनपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जमात हो, ये सारे भारत विरोधी हैं। तो जो भी सरकार आएगी वो सीधे तौर पे भारत विरोधी आएगी। अब भारत की कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्यों है? एक तो है कि चीन पाकिस्तान से हम घिरे हैं, और अब ये बांग्लादेश का भी मुसीबत शुरू हो गई है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से एक आप छोटा भूटान निकाल दीजिए, बाकी 7 मुल्क चीन पाकिस्तान को मिला के, बाकी 5 जो हैं वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। यानी कि 8 में से एक छोटा भूटान है जो आज पूरे तौर पे हम कह सकते हैं भारत के साथ खड़ा है। भारत के अंदर 2 चिकन नेक है। एक है अखनूर में, एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बांग्लादेश के पास में है। और ये जो 2 चिकन नेक है, ये बहुत सैनिक तौर पे बहुत अहम है। जितनी हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा चिकन नेक जो अखनूर में है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख मेनलैंड भारत या मुख्य भारत से वो कट जाएंगे।
लेकिन हमें चिंता पिछले साल तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या दूसरे चिकन नेक की नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से भारत के साथ अच्छी दोस्ती निभाए हुए था। लेकिन जिस तरह से पिछले साल चीजें बदली वहां, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ये दूसरा चिकन नेक भी काफी फोकस में आ गया है। और जैसे खबरें आ रही हैं, इस साल 20 मई को बांग्लादेश ने लंबोरे घाट नामक जगह पे एक वायुसैनिक अड्डा बनाना शुरू किया है, जिसे पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है और पूरा निवेश चीन का है। बांग्लादेश ने 20 लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है। कुछ खबरें थी कि चीन से J-10 खरीदेगा, फिर खबरें आई कि शायद स्वीडन से खरीदेगा, लेकिन उसने खरीदने का इरादा बना लिया। इसी साल बांग्लादेश ने एयर डिफेंस रेजिमेंट का गठन किया। अब ये सारी सैनिक गतिविधियां बांग्लादेश क्यों कर रहा है, जब उसे कोई भारत से खतरा है ही नहीं? डेफिनेटली इसके सैनिक लक्ष्य हैं। इसी साल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के DGISPR है, उन्होंने बयान दिया, हम पूर्व से शुरू करेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका तथ्य यह था कि अगला जो जंग पाकिस्तान का भारत के साथ होगा वो पूर्व से शुरू होगा, यानी बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सैनिक नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं पिछले 1 साल से, ये भारत के लिए वाकई एक चुनौती है। 29 जुलाई 2023 को जल मनोज नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। और यहां अब हम बात करें 3.5 फ्रंट की। चीन पाकिस्तान 2 फ्रंट हो गए। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी करनी होगी। जैसे कि पिछले महीने ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक नया सेना का कैंटोनमेंट हमने उद्घाटन किया, जहां पे एक पैरा कमांडो बटालियन हमने तैनात की, जो काफी मीडिया में के खबरों में थी। मतलब हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी तीसरे मोर्चे के लिए, चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे हमारे अगेंस्ट जाए ना जाए। और हाफ फ्रंट की जो हम बात करते आए हैं कि भारत के अंदर जब ये हाफ फ्रंट उजागर होगा तो कितनी दिक्कत होगी, इसके मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए, आज तक हम सुनता है हाफ फ्रंट हाफ फ्रंट, हमें लगता था हाफ फ्रंट में कुछ गिने चुने 20 30 40 आतंकवादी होंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम इतिहास पढ़ें, हिटलर ने 1938 से 1939 तक, जब उसने पोलैंड पे हमले से पहले, इसने 1.5 साल में 5 देशों पे कब्जा किया था, बिना गोली चलाए। और कैसे इसने कब्जा किया हिटलर ने? हाफ फ्रंट के जरिए। इसके हाफ फ्रंट के लोग उस देश में आतंक मचाते थे, तनाव करते थे, और ये फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल के उन देशों को अपने देश में, जर्मनी में शामिल कर लेता था। ऑस्ट्रिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया। तो ये हाफ फ्रंट इतना खतरनाक है कि जिसकी हम वर्णन करते आए इतने सालों से, इसकी झलक हमें दिखी इस साल 10 नवंबर को, जब डॉक्टर बने, डॉक्टर रूपी आतंकवादियों ने किस तरह से रेड फोर्ट के पास हमला किया। ये तो हमारी सुरक्षा और हमारी खुफिया एजेंसी को नमन और सलाम कि उन्होंने बड़ा हादसा होने से पहले उनको पकड़ लिया। आप देखिए, वो 2 साल तक पकड़े नहीं गए थे, क्योंकि जब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट आता है जो पढ़ा लिखा होता है, उसका दिमाग ज्यादा चलता है, उसको पकड़ना उतना मुश्किल होता है। हमने व्हाइट कॉलर टेरर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा 9/11 में, किस तरह से पायलट्स ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बर्बाद कर दिया, कितने हजारों लोग मर गए। तो ये जो हाफ फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। और यही हाफ फ्रंट को बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन वक्त आने पे उसे उजागर करेंगे। यानी कि जो मैं कह रहा था, आज भारत 3.5 फ्रंट की चुनौती के साथ जूझ रहा है। हम क्या तैयार हैं आज की तारीख में? 7 अगस्त 2023 को जल नराव ने एक और लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने लिखा है,
टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। जब ये उन्होंने लेख लिखा तब बांग्लादेश का तख्ता पलट नहीं हुआ था, 2024 में हुआ। और आप देखिए कितना कुछ बदल चुका है 2 साल में। लेकिन क्या ये हमारे लिए घबराने की बात है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है घबराने की बात? क्योंकि अगर हम अपनी सैनिक और आर्थिक तैयारी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे, हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कई बार आपके शो पे कहा है कि 2030 के बाद कभी भी चीन पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, जिसके मैंने कई तथ्य भी दिए। 5 साल का समय क्या ज्यादा होता है या कम होता है? 5 साल का समय बहुत ज्यादा होता है अगर हम तैयारी ठीक करें। और 5 साल का समय क्यों ज्यादा होता है ये भी मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा दर्शकों को। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं कि 5 साल का समय ज्यादा है या नहीं। हिटलर ने 4 साल में जर्मनी में इतनी सैनिक तरक्की की थी कि वो विश्व युद्ध के लिए तैयार था। वो हार गया इसलिए कि उसने गलती की, पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड पे हमला नहीं करता तो उसने जो 5 देशों पे कब्जा किया था, उसे अगर संतुष्ट रहता तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने इसलिए हिटलर का एग्जाम्पल दिया कि 4 साल में उसने इतनी सैनिक तैयारी की। हमारे पास भी 5 साल का समय कम नहीं है। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है सारी राजनीतिक पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म में आना भारत की सुरक्षा के लिए, सारे नागरिकों को इकट्ठे आना भारत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये 5 साल बहुत अहम है भारत के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब, आपकी बातचीत से एक चीज निकल के आ रही है। अब तक हमारी आपकी जो बातें हुई हैं और जो आपके शो बहुत देखे जा रहे हैं दुनिया भर में, यूट्यूब पे, आप अब तक बात कर रहे थे 2027 के आसपास चाइना और ताइवान के बीच वार, जिसमें अमेरिका पीछे को ले जाएगा खींच के। भारत को ताइवान के साथ मजबूरी में उतरना पड़ता है। अगर भारत ताइवान के साथ खड़ा होता है तो मुश्किल में है, और नहीं खड़ा होता है तो भी मुश्किल में है, जो रिश्ते ताइवान के साथ भारत के हैं। आज आपने एक नई चीज हमें दी है इस बातचीत के दौरान, जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर आप बात कर रहे हैं। अब तक आप टू फ्रंट वॉर, चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके भारत को घेर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। आज आपने कहा है कि ये वॉर 2030 के बाद 3.5 में बदल सकती है। ये जो टू फ्रंट वॉर 3.5 में जाके बदली है, थोड़ा ये रेशो एक बार क्लियर कर दें कि कैसे बढ़ा है। क्या आप बांग्लादेश को ले रहे हैं बाकी हिस्से में वॉर के, टू फ्रंट वॉर के? संजय जी, जब मैं टू फ्रंट वॉर कहता था तो मैं चीन पाकिस्तान के संदर्भ में कहता था। अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 3.5 फ्रंट का मतलब है चीन पाकिस्तान तो है ही है। तीसरा जो फ्रंट आ गया वो आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश चाहे सैनिक तौर पे भारत के अगेंस्ट जाए ना जाए, लेकिन हमें उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। पिछले साल 5 अगस्त तक हम कभी बांग्लादेश और भूटान के अगेंस्ट कोई तैयारी की बात करते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता था ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त देश हैं। लेकिन बांग्लादेश तो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, इसके तो कई एग्जाम्पल्स हैं। जी। जो 3.5 फ्रंट या आधा फ्रंट है, वो है हमारे कुछ अंदर के लोग जो कि वक्त आने में दुश्मनों का साथ देंगे। और इसके मैं दो क्लियर एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 1938-39 में जब हिटलर एक के बाद एक देशों पे कब्जा कर रहा था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, को खत लिखा कि अमेरिका को युद्ध में उतरना चाहिए दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन रूजवेल्ट युद्ध में उतरने को तैयार क्यों नहीं थे? क्योंकि हिटलर के लोगों ने अमेरिका में बड़े बड़े पेपरों पे फ्रंट पेज इश्तेहार निकालते रहते थे हर दूसरे तीसरे दिन, जिसमें लिखा होता था अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, अमेरिका की हर एक जान इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एक पब्लिक प्रेशर बना दिया था हिटलर के लोगों ने अमेरिका में कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व युद्ध में जाने को तैयार नहीं थे। ये तो जापान ने पर्ल हार्बर अटैक किया 7 दिसंबर 1941 को, और उसके बाद रूजवेल्ट को 11 दिसंबर को दूसरे विश्व युद्ध में उतरना पड़ा। आप देखिए कैसे उस हाफ फ्रंट ने पूरी तरह से 2 साल तक अमेरिका को विश्व युद्ध से दूर रखा। दूसरी चीज, जब 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पे ऑपरेशन सी लायन लॉन्च किया, जिसमें जर्मनी की सेनाओं ने ब्रिटेन जाना था,
उससे पहले जनवरी 1940 से डॉक्टर फ्रांस सिक्स नाम का एक आदमी था लंदन में, जिसको पैसा हिटलर से मिलता था। उसने खुफिया तौर पे 6 यूनिट्स तैयार की, अलग अलग जगह में, ब्रिस्टल में, ब्रिमिंघम में, लंदन में। और ये 6 यूनिट्स थी कि जिस दिन जर्मनी की सेना ब्रिटेन पहुंचेगी, ये 6 यूनिट्स ब्रिटेन के अंदर आतंक मचाएंगे। उनके पास एक लिस्ट थी 2300 लोगों की नाम की, जिसमें विंस्टन चर्चिल का नाम भी था, कि इनको मारना है। ये तो किस्मत की बात है कि जर्मनी का अटैक ब्रिटेन पे सफल नहीं हुआ और ये 6 यूनिट्स एक्टिवेट नहीं हुई। और ये कब इसका खुलासा हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और जो जर्मनी के आर्मी हेडक्वार्टर से दस्तावेज मिले, उसमें ये सब लिखा था। तो हम इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हाफ फ्रंट है आज भारत के अंदर, ये हमें कुछ नहीं पता हमारा कौन सा पड़ोसी, हमारा कौन सा यार मित्र उस हाफ फ्रंट में शामिल है। ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, जिसका उदाहरण मैंने दूसरे विश्व युद्ध का दिया। तो जो मैं 3.5 फ्रंट की बात कर रहा हूं, वो है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा लेना ले, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। और आधा फ्रंट है हमारे अंदर के कुछ लोग, जो इस वक्त बिल्कुल चुप है, लेकिन वक्त आने पे वो अपने असली रंग दिखाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने जितेंद्र सिंह सोढ़ी साहब समझाया। और आपने, मैंने कहा ना कि फौज की नौकरी करना और फौज को जीना, दोनों में फर्क है। आपने हिंदुस्तान की फौज की नौकरी नहीं, हिंदुस्तान की फौज की नौकरी के दौरान फौज को जिया, अपनी सीमाओं को देखा, समझा। इसीलिए आप इतना जियो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। और बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करने पे। सोढ़ी साहब, आपसे एक चीज सीखने को मिल रही है, और वो ये आ रही है बार बार, हमारी बातचीत की 10 मिनट बातचीत को हो गए हैं। क्या जिन हालातों से आज हिंदुस्तान गुजर रहा है जियो पॉलिटिक्स की नजर से, और आगे को बढ़ रहा है 2030 की तरफ को, जहां चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे अंदर के ही कुछ लोग खड़े हुए हो जाएंगे एक साथ लड़ने के लिए भारत से, जैसी संभावनाएं बन रही हैं, इस सबको देखते हुए भारत को जर्मनी और हिटलर, उन दोनों ने जो किया था, उससे सीख लेनी चाहिए। वो काम आएगा कुछ हमारे। संजीव जी, देखिए, जो गलत काम उस वक्त जर्मनी में या हिटलर ने किए, वो तो गलत काम, हमें उसका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। मैंने जो तथ्य बताए वो प्रेजेंट सर्कमस्टांस में एग्जाम्पल देने के लिए बताए। हाँ, जो एक चीज जो मैंने पहले भी कहा है शो में, जिस तरह से 4 साल में हिटलर ने अपनी सेना को ताकतवर किया, जबकि जर्मनी पे पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत प्रतिबंध लगे थे, ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस के बाद। लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद हिटलर ने अपनी देश की सेना को खड़ा किया दोबारा। ये एक चीज हमें उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। हमें वॉर फुटिंग पे अपनी सैनिक तैयारियां करनी चाहिए। आज भारत को, भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन ऑथराइजेशन लड़ाकू विमानों के, और अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कि यह कहा गया है कि टू फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारत के पास 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमान के। लेकिन कागज पे ऑफिशियली ऑथराइज 42 है। लेकिन आज जब हम बात करें संजीव जी, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमान के। कितनी फिजिकली। कमी है, कितनी कमी है। अगर आप 55 भी लें, 42 भी लें, और हमारे पास आज 28 है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, इसे हमें वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 5 साल का समय है। इस 5 साल के समय को अगर हमने ठीक तरह से इसका उपयोग किया, तो हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, सार्थक रहेंगे इस 3.5 फ्रंट वॉर के लिए। ये 28, 42 और 55 या 52 जो आपने, इसको जरा से एक बार और खोल देंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी साहब। देखिए संजीव जी, ऐसे है कि भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पे 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज है लड़ाकू विमान के, फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम कहते हैं, चाहे सुखोई हो गया, चाहे रफाल हो गया। हमें 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के ऑथराइज्ड है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। हमें 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है।
अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ब्रीफिंग में ये कहा गया कि टू फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारतीय वायुसेना को 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए ऑथराइज। लेकिन अभी वो आधिकारिक तौर पे नहीं आए, लेकिन ये बातचीत शुरू होगी कि 55 होने चाहिए। लेकिन अगर हम आधिकारिक तौर पे भी लें, जो आज की तारीख पे है, कि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। क्योंकि हमको याद होगा, अक्टूबर में ही हमने 6 स्क्वाड्रन मिग 21 के डीकमीशन कर दिए। हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं क्रैशेस की वजह से। तो हमारी जो ये नफरी है लड़ाकू विमानों की, ये घटती जा रही है। और आज की तारीख तक तो हमने कोई रक्षा सौदा किया नहीं है लड़ाकू विमानों के लिए। हालांकि बातचीत हो रही है, कभी फ्रांस से हो रही है रफेल के लिए, कभी SU-57 की भी बड़ा आंकलन लगाया जा रहा था राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले। अमेरिका तो चाहता ही है कि वो हमें F-35 बेचे, लेकिन अभी तक हमने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए। तो आज की तारीख में जब हम बात करें, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमानों के, जो कि बहुत कम है। और अगर हम ये लड़ाकू विमानों की डेफिशिएंसी को जल्दी पूरा नहीं करते हैं, वो जरूरी क्यों कि जब लड़ाकू विमान ऑर्डर होते हैं तो उसे टाइम लगता है डिलीवर होने। क्योंकि वो कोई आलू प्याज के पकोड़े तो है नहीं कि आपने कढ़ाई में डाले और तल दिया। लड़ाकू विमान या हवाई जहाज बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो तभी होता है जब फर्म ऑर्डर्स आते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास। वो ऐसे नहीं होते कि वो बना के उसने रख दी है कि आप बाजार गए और 4 की आपने डब्बी खरीद ली। जब फर्म ऑर्डर्स आते हैं तभी वो बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए समय लगता है। उसके बाद जब ये हमें डिलीवर होंगे तो हमारे पायलट्स को उस पर ट्रेनिंग करनी होगी, सॉर्टीज करनी होगी, ताकि वो उस मशीन के आदी हों। तो इस सारी प्रक्रिया में टाइम लगता है। और हमारे पास टाइम कितना है? महज 5 साल है। और मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, दर्शक सोच रहे होंगे क्यों मैं बार बार 5 साल कह रहा हूँ। ये मैं इसके बाद एक एक मिनट लूंगा आपसे, ताकि दर्शक समझ जाए कि मैं 5 साल की बात बार बार कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास 28 स्क्वाड्रन है, ये बहुत कम है। हम ये सोचें कि हमारा जो तेजस है, जो AMC है, जो भारत के अंदर बन रहा है, वो हमें मिल जाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सारी रिपोर्ट्स है मीडिया की, वो हमें 2035 से पहले नहीं मिलेगा। और 2030 के बाद तो हमारे युद्ध के बादल बिल्कुल घने हो जाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि हमें किसी विदेशी देश से हमें लड़ाकू विमान खरीदने होंगे जल्द से जल्द। जैसे मैंने कहा, पहले तो उसे टाइम लगता है डिलीवर होने में, दूसरा हमारे पायलट्स को उस पर ट्रेन होना है सॉर्टीज करके। अब मैं आता हूं क्यों मैं ये बार बार 2030 की बात कर रहा हूँ, 5 साल की। देखिए, 2030 में 4 बड़ी चीजें होनी है, और उसके बाद ही चीन पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। पहला बिंदु, इसी साल 19 जुलाई को चीन ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया, जो अरुणाचल प्रदेश से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका निर्माण 2030 तक होना है। इसी साल 19 अगस्त को चीन ने तिब्बत और जिंजियांग जिंजियांग और तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया, जिसका कंप्लीशन 2030 में है। आज जब हम बात करें, चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, जो कि 2030 तक कंप्लीट होना है। और चौथा अहम बिंदु, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका कंप्लीशन साल है 2030। जब ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कभी भी चीन पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। इसलिए मैं ये बार बार कहता आया हूं, पहले शो में भी और आज भी, अगले 5 साल हमारे लिए बहुत अहम है। जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, आपने तो आंखें खोल दी, दिमाग खोल दिया। और मेरे ख्याल से अगर इसको जो भी दर्शक इस सेट में रख के सुनेंगे, देखेंगे हमारे प्रोग्राम को, और देश में जहां भी जिसकी भी नजर पड़ेगी, खास तौर से उनकी जिनके कंधों पे देश की सीधी सीधी रक्षा की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, चौंक जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर हम लौट के आते हैं, जो बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला का जो बयान है, वो बड़े ऐसे होते कि एक उलझन वाले टाइम में आया है, जब बांग्लादेश हौच पौच की स्थिति में है, ना इधर ना उधर, अस्थायी सरकार है। तो उन्होंने जो केंद्रीय शहीद मीनार में इनकलाब मंच के द्वारा
जो सर्वदलीय विरोध रैली की गई है, उसमें इन्होंने जो कहा है कि हम 7 बहनें हिंदुस्तान से ले लेंगे, क्या ये चीन और पाकिस्तान इन दोनों के लिए भारत के खिलाफ हथियार बन सकता है? इस तरीके का बॉर्डर लाइन जो हमारी, जिसको ये इशारा कर रहे हैं, या ये हवा में दिया गया बयान है इलेक्शन में बांग्लादेश में लाभ लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए? रणवीर जी, ये बयान पहली बार बांग्लादेश की जमीन से नहीं आया है। कुछ महीने पहले जब मोहम्मद यूनिस, जो कि इंटरिम एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, जब वो पहले ही चीन के दौरे पे गए, तब भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा था कि चीन, आप आइए और हम आपकी मदद करेंगे सेवन सिस्टर्स में निवेश करने के लिए। वो सेवन सिस्टर्स जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनकी तरक्की नहीं हुई है, हमें चीनी पैसा चाहिए उन्हें विकास करने के लिए। ये हमारे देश के 7 राज्यों की बात कौन कर रहा है? बांग्लादेश का इंटरिम एडवाइजर चीन के राष्ट्रपति के साथ। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल शमशाद बेग जब बांग्लादेश के दौरे पे गया था, तो मोहम्मद यूनिस ने जनरल बेग को एक पेंटिंग प्रस्तुत की, गिफ्ट की, जिसपे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था और उसमें 7 नॉर्थ ईस्ट सिस्टर, जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में शामिल थे। अब जो ये हसनत अब्दुल्ला का बयान आया है, ये तीसरा ऐसा बयान है इस श्रृंखला में। तो ये बयान हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बयान हमें बांग्लादेश के चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कई बयान जिसका विवरण मैंने किया, ये बांग्लादेश की जमीन से उठ चुके हैं। तो ये जो चीज है, ये वाकई में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि जो देश बना हमारी वजह से, हम सारे जानते हैं, और आज वही पावन और पाक दिन है जब हमने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। 16 दिसंबर 1971 को ये हुआ था। और 16 आज के दिसंबर लिए 1900। 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ था, आज के ही दिन 54 साल पहले, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा था। और आज ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे बयान आ रहे हैं, इन बयानों का तथ्य बहुत ज्यादा है। और मेरे को उम्मीद है कि हमारे बड़े अफसर, सेना के हों, सरकार के हों, सारे इस चीज से वाकिफ हैं। ऑब्वियसली सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे बयान हमेशा गहरे तौर पे लिए जाते हैं जो लोग सत्ता में होते हैं। कुल जमा, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि जसविंदर सिंह सोढ़ी भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और जियो पॉलिटिक्स के मास्टर। उन्हें पता है चप्पे चप्पे का, देश का नहीं दुनिया का भी पता है। देश का अगर पता है तो नॉर्मल बात है, लेकिन दुनिया का पता है। और आपने सबसे बड़ी बात ये बताई इस बातचीत में कि जर्मनी ने जब मुकाबला करना था तो हिटलर ने 4 साल के अंदर इतना अपने को मजबूत कर लिया, इतनी मजबूत स्ट्रेटजी बना ली, अपनी सेना इतनी मजबूत कर ली कि वो 4 साल बाद टूट पड़ा दुश्मनों पे, और उसको उसको फायदा भी हुआ। उसको उसने कई देश अपने साथ मिलाने में कामयाबी की। लेकिन जल्दबाजी या कमअकली कहिए, उसमें उसने गलती की कि पोलैंड पे हमला कर दिया। पोलैंड पे हमला करना सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। ये बातचीत थी हमारी। दूसरे ये थी कि हम टू फ्रंट वॉर, यानी कि चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत पे आएंगे 2030 के बाद कभी भी। अब इससे आगे हमें बढ़ के सोचना होगा कि इसमें बांग्लादेश भी जुड़ेगा और ये वॉर 3.5 फ्रंट की हो जाएगी। क्यों? बाकी जो 0.5 है वो भारत में जो लोग इंतजार में बैठे हैं दुश्मनों की मदद के लिए, वो खड़े होंगे। क्लियर हो गई। अब जहां तक है बांग्लादेश की बात और भारत की, और बांग्लादेश जब 16 दिसंबर 1971 आप बता रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस दिन बना था, अलग हुआ था पूर्वी पाकिस्तान से निकल के। वो दिन आज ही था जब हमारी आपकी बात हो रही है। सबसे बड़ी जानकारी जसिंदर सोई साहब, इससे ठीक पहले बांग्लादेश का जन्म हुआ, उदय हुआ, उस तारीख से ठीक 1-2 दिन पहले बांग्लादेश की तरफ से बयान आते हैं नेताओं के वहां के कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी 7 बहनें, यानी कि भारत में मौजूद पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती हैं,
जिनमें अरुणाचल भी शामिल है प्रमुख रूप से, उनको ले लेगा। इसको भारत सिर्फ बयान ना समझे, बल्कि जियो पॉलिटिक्स की नज़र से, इंटरनेशनल अपने बॉर्डर्स को संभालने मजबूत करने की नज़र से, और 2030 के बाद कभी भी 3.5 वॉर मोर्चे की तैयारी भी करे। हल्के में ना ले, बांग्लादेश बयान दे रहा है, लेकिन इन बयानों को कहीं ना कहीं आज से ही हमें चीन और पाकिस्तान से जोड़कर देखना चाहिए। शुक्रिया जशिंदर सिंह सोढ़ी साहब, स्टेट मेरा हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी।